देखिए, अपना क्या चल रहा था? अपना चल रहा था देसी रियासतें थीं, उनका एकीकरण की बात कर रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ जो प्रिंसली स्टेट थे, उनके एकीकरण की बात कर रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, देसी रियासतों का एकीकरण। तो उस टाइम पे देसी रियासतों का एकीकरण इससे पहले भी करने की कितनी बार भारत सरकार ने कोशिश की, ब्रिटिश सरकार ने कोशिश की, किन-किन लोगों का योगदान रहा, राजा जो थे, अचानक राजा से जनता में कैसे तब्दील होना पड़ा, वो सारी बातें इसके अंदर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आज़ादी के समय क्या था, भारत जो था वो 3 टुकड़ों में बँटा हुआ था। क्या था? भारत, आजादी का भारत। आजादी के भारत की बात करते हैं। आजादी के समय भारत। आजादी के समय भारत की बात करते हैं तो भारत 3 टुकड़ों में बटा हुआ था। एक ब्रिटिश भारत हुआ करता था। पहले नंबर पे क्या था? ब्रिटिश भारत था। ब्रिटिश भारत था। ब्रिटिश भारत क्या था? इसके ऊपर गवर्नर जनरल या वायसराय और इनकी जो कार्यकारिणी परिषद होती थी, जो वर्किंग कमेटी होती थी, उनका डायरेक्ट यहाँ पे नियंत्रण होता था और ये ब्रिटिश सरकार के अंडर में चलते थे। ये कुल हुआ करते थे 11। उस टाइम पे 11 थी। दूसरी बात करते हैं देसी रियासत। देसी रियासतें। देसी रियासतें प्रिंसली स्टेट जिनको बोलते हैं। तो देसी रियासतें क्या था, क्या नहीं था, वो पूरा देसी रियासतें देखेंगे। तीसरा हुआ करता था, ये तो था ब्रिटेन का उपनिवेश। ठीक है, यहाँ पे इनडायरेक्टली था, क्योंकि सर्वोच्च सतह के प्रतिरक्षा के, संचार के या विदेश नीति के जो भी काम करते थे, ब्रिटिश सरकार करती थी। बाकी जो इंटरनल काम अंदर अपने जो राज्य होते थे, उस राज्य के भीतर ये सजा देना, नियम बनाना, अपनी जनता के लिए कानून करना, ये सारी कामें देसी राजाएं, नवाब जो हुआ करते थे, वो करते थे। तीसरे, एक तो होता था फ्रांस का भी उपनिवेश था, और एक किसका था? आपका पुर्तगाल का था। इन दो देशों का उपनिवेश भारत के अंदर और थे। तो इन फ्रांस के उपनिवेश की बात करेंगे और पुर्तगाल के। पुर्तगाल किनके ऊपर अधिकार रखता था अपना? गोवा पे रखता था, दमन पे रखता था, दीव पर रखता था। गोवा, दमन, दीव, दादर नगर हवेली पे रखता था। ये जो भी चीजें ये आपसे कंटिन्यू दे के पूछा जा सकता है, इसमें पांडिचेरी फंसा के, चंद्र नगर फंसा के भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से बन जाता है। पुर्तगाल का अधिकार किन पे था? ये पुर्तगाल के उपनिवेश हुआ करते थे। गोवा था, दमन था, दीव था, दादर नगर हवेली था। फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस एक तो चंद्र नगर था। चंद्र नगर ये कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल के अंदर चंद्र नगर था। 1950 में इसको मिलाया गया था कलकत्ता राज्य में। दूसरा आपका पांडिचेरी। पांडिचेरी की बात करते हैं तो पांडिचेरी के 4 हिस्से हैं। क्या है? यमन है, माहे है, क्रिकाल है और पुडुचेरी। इन सभी के ऊपर किसका अधिकार हुआ करता था? ये फ्रांसीसी उपनिवेश थे। तो इनसे तो अलग तरीके से भारत ने लिया है। साथ में लक्षद्वीप था, अंडमान निकोबार द्वीप थे, वो सारी चीजें इसके साथ देखेंगे। अब बात चल रही है देसी रियासतें की। देखिए, जो प्रिंसली स्टेट थे उसके अंदर राजा हुआ करते थे और नवाब हुआ करते थे। नवाब जो थे, राजा और नवाब हुआ करते थे। तो क्या मामला था उस टाइम पे? देसी रियासतें जो थी, उन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। संधि कर ली थी तो उन्होंने कहा कि प्रतिरक्षा का सारा काम, बाहर की जो भी लड़ाई है, वो सारे के सारे काम अंग्रेज देखेंगे। ऊपर हो गए। दूसरा, उन्होंने कहा कि संचार के सारे काम, आपका टेलीफोन लाइन जानी है, डाक तार लाइन जानी है, रेलवे लाइन जानी है, वो संचार का सारा काम अंग्रेज देखेंगे। तीसरा, उन्होंने कहा कि विदेश नीति, जो किसी दूसरे देश के साथ जो चीज भारत को, मतलब प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के साथ लड़ाना है, तो वो सारा काम अंग्रेज सरकार देखते थे। इनके पास क्या होता था? इन राजा नवाबों के पास कोई काम नहीं बचा। काम नहीं बचा तो ये अपने भोग विलास के अंदर, लड़ाइयाँ होती थी तब तो कहीं दूसरी जगह बिजी हो जाते, और बार बार सैनिक शक्ति मजबूत करने पे लगे होते, नए नए नियम कायदे लगाने पे लगे होते। लेकिन काम नहीं रहा तो ये क्या हो गए? ये निठल्ले हो गए। निठल्ले इतने हो गए कि ये भोग विलास के अंदर इतने डूब गए कि पूछो मत। भोग विलास की बात करते हैं तो बड़ौदा के राजा की बात करते हैं। बड़ौदा। बड़ौदा का राजा हाथियों का शौकीन था। हाथियों के बहुत बड़े शौकीन थे। ठीक है। दूसरी बात बात करते हैं, भरतपुर के राजा थे, वो चांदी की गाड़ी में चला करते थे उस टाइम पे। अलवर की बात करते हैं तो उस टाइम पे जो महंगी से महंगी गाड़ियां आती हैं, उन गाड़ियों से कूड़ा साफ करवाया करते थे। उधर पोलो, हैदराबाद की बात करते हैं तो पोलो का घर हुआ करता था। और जूनागढ़ के राजा की बात करते हैं तो उनके तो शौक ही निराले थे। वो तो कुत्ते इतने पाल रखे थे कि एक बार तो कुत्ते कुत्तियों की शादी करवा दी थी उन्होंने। और शादी करवा के उनके लिए अलग से कब्रिस्तान रखना, शादी करवा दी। शादी के अंदर 1.5 लाख लोगों को खाना खिलाया, 9 लाख फिजूल खर्ची के अंदर खर्च किया, है ना। तो वो सारी चीजें देसी उन राजाओं को सरदार पटेल, जिनको आप आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान था।
इस मामले में 3 आदमियों का योगदान ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। दूसरी बात करते हैं तो वीपी मेनन उस टाइम पे सचिव थे, उनका योगदान था। तीसरा लॉर्ड माउंटबेटन का योगदान भी बहुत हद तक अच्छा था, इंडिया के फेवर में था। और चौथा वहां की जो जनता थी वो तो सर्वे सर्वा थी, लोकतंत्र में जोड़ने के लिए, उनकी भावनाओं को जीवित करने के लिए सबसे ज्यादा योगदान जनता का भी अच्छा योगदान इसके अंदर रहा है। तो ये जो राजा थे, बड़ौदा के राजा हाथियों पे चलते थे, फिर पटियाला के राजा गाड़ियों के शौकीन हुआ करते थे, भरतपुर के चांदी की गाड़ी से चलते थे, अलवर हैं, अपने रियासतें देख लो, राजस्थान की रियासतें देख लो, कहीं बाहर की रियासतें देख लो। इस टाइम पे एक चीज और हुआ करती थी, नरेंद्र मंडल हुआ करता था। नरेंद्र मंडल, जिसको चेंबर ऑफ प्रिंसेज कहा जाता था, चेंबर ऑफ प्रिंसेज कहा जाता था। ये जो चेंबर ऑफ प्रिंसेज, ये जो चेंबर ऑफ प्रिंसेस था, इसकी स्थापना पूछ ली जाती है 1920 में हुई थी। जॉर्ज पंचम ने एक अध्यादेश टाइप में जारी किया था, उससे बनाई थी। जॉर्ज पंचम थे, पंचम ने। ये क्या होती थी, इस नरेंद्र मंडल में ये देसी राजा नवाब जो होते थे, इनके प्रतिनिधि इस नरेंद्र मंडल में जाते थे। और ये नरेंद्र मंडल ब्रिटिश सरकार से सीधी बातें करते थे। ब्रिटिश सरकार जो कहती है, नरेंद्र मंडल वापस आके राजाओं को कह दे, मतलब बिचौलिए का काम करते थे। ये क्या किसका काम करता था, बिचौलिए का काम करते थे। दूसरी बात आती है कि हैदराबाद के राजा जो थे उस टाइम पे, जो अपना फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर 2.5 2.5 करोड़ ब्रिटिश पाउंड दिया था। और उस टाइम पे उनको एक उपाधि मिली थी, एक्साइटेड हाइनेस की उपाधि, जो भारत के अंदर एकमात्र राजा को मिली है, वो एक्साइटेड हाइनेस की उपाधि। इन्हीं आधार पे राजाओं को, नवाबों की क्या होते थे, तोप से सलामी दी जाती थी। जो अच्छे राजा ब्रिटिश फेवर में काम करते थे, उनको ज्यादा तोपों की सलामी दी जाती थी, जो कम करते थे उनको कम तोपों की सलामी दी जाती थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन देसी रियासत जो हैं, इनको भारत में मिलाने का कब काम किया गया था, कि इससे पहले भी कभी हुई थी क्या ऐसा? तो देखिए, देसी रियासतें जो हैं, इनको 2 बार ट्राई की गई है। 2 बार ट्राई कब की गई? एक तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करते हैं, तो 1935 के अधिनियम में कहा गया था कि अखिल भारतीय संघ बनाइए। क्या बनाइए? एक अखिल भारतीय संघ बनाइए। अखिल भारतीय संघ की बात की गई है। उस संघ के अंदर ये लोग नहीं मिले थे। उस संघ के अंदर, क्योंकि भोग विलास को 1 मिनट में छोड़ना, इतनी मनुष्य मानव होने के नाते, मतलब लोभी तो होगा ही, तो वो इतना जल्दी कर नहीं पाएगा। दूसरा, इनको कहा गया था कि आपका कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन 1946 की बात है। उसके अंदर बोला गया था कि आप अपनी एक संविधान सभा बनाइए। क्या बनाइए? इसके अंदर क्या बोला गया था? संविधान सभा बोला गया था। और संविधान सभा के अंदर कितनी सीटें? 93 सीटें जो थी वो देसी रियासतों के लिए रखी गई थी। 93 सीटें संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए रखी गई। बहुत बार पूछा जाता है, उसमें भी राजा महाराजा नहीं आए, वो सीटें भी खाली हो गई कि भाई आप आइए, भारत का संविधान बनाइए, भारत के लोकतंत्र में अपना योगदान दीजिए। उस टाइम पे भी राजा महाराजा नहीं आए। आगे जाके इनकी क्या होती है कि 3 आदमियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। 3 आदमी, कभी कभी यूपीएससी, आरपीएससी या कोई छोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए, पहले नंबर पे बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं। दूसरे नंबर पे वीपी मेनन की बात करते हैं। तीसरे पे लॉर्ड माउंटबेटन की बात करते हैं, बेटन। ठीक है, इन 3 लोगों पे चौथे नंबर पे जनता की बात करते हैं। उन जनता का योगदान भी इतना ही रहा जितना इन लोगों का योगदान रहा। भारत के एकीकरण के अंदर इन लोगों का, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, है ना, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, इन्होंने तो बहुत बड़ा योगदान था, इनका तो बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। उसके बाद क्या होता है कि अपनी जून के अंदर घोषणा हुई थी, 3 जून की घोषणा जिसको बोलते हैं माउंटबेटन योजना की घोषणा हुई थी, 3 जून को हुई थी, है ना, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना की घोषणा 3 जून की घोषणा भी बोलते हैं इसको। 3 जून 1947 को घोषणा हुई थी कि आपको 2 महीने के अंदर क्या करना है, भारत जो है उसको पूरे को एकीकरण करना है, इंटीग्रेटेड करना है। और ये जो रियासतों का बीज कहां बोया गया था, ये 1947 के अधिनियम में बो दिया था।
भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम था, इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट जो था, उस इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट के अंदर इस चीज को बोल दिया था, इसमें बोल दिया था, क्या बोला गया था कि दो राज्य, दो देश बन गए। दो देश कौन कौन से बन गए? भारत और पाकिस्तान, दो स्वतंत्र देश बन गए 15 अगस्त को। दूसरी बात, 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया भारत की आजादी के लिए, वो बातें भी देखेंगे। दो देश बन गए। दूसरी बात करते हैं कि इसके अंदर बोला गया कि देशी रियासत जो थी ना, उनके लिए, देशी रियासतें जो थी उनके लिए दो चीजें छोड़ दी गई। देशी रियासतों के लिए ऑप्शन छोड़ दिए गए, और वो ऑप्शन ये 1947 का अधिनियम ही छोड़ चुका था। देशी रियासतें, इनके लिए दो चीजें छोड़ दी, इनके लिए तीन रास्ते दिए गए उस टाइम पे। पहला रास्ता कि आप ब्रिटिश भारत के अंदर, वो जो आपका भारत के अंदर मिलना चाहो, भारतीय संघ में मिलो, चाहिए आपको कहाँ मिलना है, ये देशी रियासतें हैं, ये चाहे तो भारतीय संघ में मिल सकती हैं, चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकती हैं, और चाहे तो स्वतंत्र रह सकती हैं, स्वतंत्र रह सकती हैं। इनके पास तीन रास्ते छोड़ दिए गए। क्या कहा गया कि भारतीय संघ में आप मिल सकते हो, दूसरा पाकिस्तान में मिल सकते हो, तीसरा आपको स्वतंत्र रहने का अधिकार है। तो ये राजा महाराजा बोले भाई इतनी भोग विलास जिंदगी में हमें क्या है, तीसरा ऑप्शन जो है वो ज्यादा जच रहा है। क्या कर रहा है? ज्यादा जच रहा है। माउंटबेटन योजना थी, इसके अंदर दो चीजें हो गई थी। क्या हुआ था माउंटबेटन योजना के अंदर? दो चीजें, एक तो हमें इसी योजना का आगे जाके ये रूप, ये एक्ट बन के आया था, आजादी मिली थी। दूसरा, इसके अंदर बंटवारा हो गया था, आजादी आजादी हुआ था और बंटवारा हुआ था। क्यों? ये योजना जो थी ये ही किस में आ गई? एक्ट के रूप में आ गई। तो क्या हो गया? भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हो गया। क्या हो गया? भारत स्वतंत्रता अधिनियम हो गया। ये बातें तो हो गई यहां तक, ठीक है। दो बार इनको मिलाने की कोशिश की गई, इसे ये अपने आप मर्जी से मिले नहीं थे। उसके बाद पटेल जी ने श्याम दाम दंड भेद नीति से क्या किया था, इनको मिलाया गया था, ठीक है। सबसे पहले क्या था, अब पटेल जी के ऊपर चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटेल जो थे संविधान सभा में किस समिति के अध्यक्ष थे, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। पटेल साहब की बात करते हैं तो पटेल, एक विभाग होता था उस टाइम पे, राजनीतिक विभाग। कौन सा होता था? राजनीतिक विभाग, राजनीतिक विभाग होता था। इस राजनीतिक विभाग के मंत्री बनाए गए, लेकिन ये राजनीतिक विभाग खत्म कर दिया गया था, और उस टाइम पे राजनीतिक विभाग को बदल के क्या कर दिया था? रियासती विभाग कर दिया था, रियासती विभाग कर दिया था। क्यों? केंद्र सरकार के गृह मंत्री थे, रियासती विभाग बना दिया गया था। रियासती विभाग, जिसको स्टेट डिपार्टमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? स्टेट डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट बोलते हैं। ये रियासती विभाग बनाया गया। इसके क्या बनाए गए? पटेल साहब को मंत्री बनाए गए, मंत्री बनाए गए। यहां पे पटेल साहब को मंत्री बनाए गए। सचिव की बात करते हैं तो सचिव किसको बनाए गए? वीपी मेनन को बनाए गए। वीपी मेनन एक कलरक भर्ती हुए थे, उस जमाने में कलरक से क्या हो जाते थे? सिविल ऑफिसर बन जाते थे। तो वीपी मेनन बोला जाता है कि सिविल ऑफिसर थे, लेकिन ये कलरक से भर्ती हुए थे, बाद में अपनी सेवा से पदोन्नत होकर क्या हो गए? ये सिविल अफसर बन गए थे, ठीक है। अब उस टाइम पे दो पत्र इन्होंने जारी किया था, क्योंकि वैसे विलय पत्र की बात करें तो भारत का जो विलय पत्र है उसके ऊपर सिग्नेचर करने वाले पहले राजा कौन थे? अपने बीकानेर के राजा थे शार्दुल सिंह। विलय पत्र बनाए, विलय पत्र बनाया। उन विलय पत्र के अंदर बोला गया कि हाँ भाई, जो ये दो प्रकार के उन्होंने टाइप करवाए थे, इसके ऊपर सबसे पहले हस्ताक्षर किस रियासत ने किया था? वो थी अपने बीकानेर की, बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह थे। शार्दुल सिंह जी जो थे, उन्होंने इसके ऊपर क्या किया था? सिग्नेचर किया था। यदि राजस्थान की रियासत अंतिम पूछ लिया जाए तो वो कौन सी थी? आपकी धौलपुर थी, ठीक है। ये तो हो गई। अब देखिए विलय पत्र, इन्होंने दो प्रकार के पत्र जारी किए। कि आपके पत्र होंगे वो दो प्रकार के पत्र होंगे। एक तो उन्होंने कहा कि विलय पत्र होगा। क्या होगा? विलय पत्र होगा, विलय पत्र होगा। विलय पत्र जो है कि आप जो है विलय पत्र के ऊपर सिग्नेचर कीजिए और भारत संघ के अंदर मिल जाइए, डेमोक्रेसी बनाने के अंदर यहां पे काम कीजिए, जिसको इंस्ट्रूमेंटल एंड एसोसिएशन बोला जाता है। इंस्ट्रूमेंटल एंड
एसोसिएशन, एसोसिएशन, इंस्ट्रूमेंटल एंड एसोसिएशन इसको बोला जाता है कि आप विले पत्र पे सिग्नेचर कीजिए। भारत सरकार का जो है संविधान बनाने में सारी चीजों के अंदर उस टाइम पे चुनौतियां हो रही थी। चुनौतियां देखिए, राजाओं को उस टाइम पे विशेषाधिकार, अलग अलग राजाओं को अलग अलग तरीके से डील करना है, किसकी कौन सी गोली सूट करेगी। दक्षिण भारत में जो गोली लगती है वो उत्तर भारत के अंदर वो वाली चीज हम पता नहीं काम करे कि नहीं करे। तो उस टाइम पे देखिए कितना उन्होंने किया था, योगदान दिया था पटेल साहब ने, है ना, कि नॉर्थ ईस्ट वालों के साथ, फिर जयपुर वालों के साथ, हर राजाओं के साथ बैठ के ऑप्शन देते थे कि भाई आपको भारतीय संघ में मिलना है। कैसे भी उनको भाई वैचारिक शब्द कुछ भी रहे होंगे उस टाइम पे सरदार पटेल के, उन्होंने ऐसे नहीं माना तो फिर उन्होंने क्या कहा, थोड़ा डराना धमकाने की कोशिश, साम दाम दंड भेद, सभी चीजों की कोशिश की गई। एक था स्टैंड स्टील अग्रीमेंट, एक था, इसका बहुत बार पूछा जाता है, स्टैंड स्टील अग्रीमेंट। ये स्टैंड स्टील अग्रीमेंट जो था, इसके अंदर कहा कि आप यथा स्थिति में रहें, आप जहां पे हैं वहीं पे रहें। क्या रहें? यथा स्थिति, यथा स्थिति समझौता बोलते हैं इसको, है। यथा स्थिति में आप स्टील, स्टील जो आपका क्या है, स्टैंड स्टील, एक जगह स्टैंड रहिए, उस जगह टिके रहिए, अग्रीमेंट आपसे, आप हमारे साथ कीजिए, आप जहां हैं वहीं की वहीं रहिए, आप समझौता कीजिए। ये दो चीजें, दो पत्थर जारी किए थे। बहुत बार पूछा जाता है, मेंस एग्जाम में लिखने का मौका मिले तो बहुत बार आप इसको फंसा सकते हो। अब बात करते हैं जूनागढ़ रियासत की। पहली रियासत थी जूनागढ़। देखिए, आप भारत के नक्शे के अंदर देखोगे तो यहां पे जूनागढ़ थी, यहां पे जूनागढ़ थी, और ये जो पूरे का पूरा पानी का एरिया था, और यहां पे यदि ये पाकिस्तान के साथ जाएंगे तो ये जो अपना जो एरिया था जमीन कहीं से लग नहीं रही थी। एकमात्र रास्ता था उस टाइम पे, क्या था? पानी का रास्ता। उस पानी के रास्ते ये लोग या तो कह रहे थे कि हम स्वतंत्र रहें, और या इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ, इन्होंने पाकिस्तान के साथ अग्रीमेंट भी, जिन्ना के नजदीकी थे तो ये पाकिस्तान के साथ, लेकिन जिन्ना जहां से सोचना बंद कर देते थे उसके बाद तो पटेल साहब की सोच क्या होती थी, शुरू होती थी। यहां पे अपना हैदराबाद, 3 रियासतें थी। कौन सी थी? पहली बात करते हैं जूनागढ़। जूनागढ़, जूनागढ़ में क्या हुआ था? जनमत संग्रह हुआ था, जनमत संग्रह से जूनागढ़ को मिलाया गया था। दूसरी रियासत की बात, यहां पे अपना कश्मीर था ऊपर, है ना। तो जूनागढ़ के अंदर क्या हुआ था? जनमत संग्रह हुआ था, जनमत संग्रह से मिलाया गया था जूनागढ़ को। जूनागढ़ के अंदर जनमत संग्रह हुआ था, ठीक है। ये सारी चीजें अपन विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा, जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हुआ था? विले पत्थर पे, विले पत्थर से भारत संघ के अंदर मिला था। तीसरे की बात करते हैं हैदराबाद की। यहां पे पुलिस कार्रवाई हुई थी। कौन सी कार्रवाई हुई थी? पुलिस कार्रवाई। और उस टाइम पे मैंने बताया कि हैदराबाद दुनिया के अंदर 17 ग्राउंड जो पोलो के थे वो हैदराबाद में थे। तो हैदराबाद को पोलो का घर कहा जाता था। हैदराबाद के राजा पोलो के बहुत बड़े, गरीबों का खेल तो था नहीं, पोलो अमीरों का खेल था। तो यहाँ पे पुलिस कार्रवाई हुई और उस ऑपरेशन का नाम क्या दे दिया गया? बोलना नहीं कभी, ऑपरेशन पोलो दे दिया गया। कौन सा दे दिया गया? ऑपरेशन पोलो यहाँ पे हुआ था, क्योंकि हैदराबाद पोलो का घर हुआ करता था। अब एक एक देख लेते हैं। जूनागढ़ को देखते हैं सबसे पहले। जूनागढ़, जूनागढ़ बड़ौदा भावनगर के पास लगी एक रियासत है। क्या है? बड़ौदा भावनगर के पास लगी एक रियासत है। ये जो क्षेत्र है आपका, ये क्या है? जूनागढ़ है, जूनागढ़ है, ठीक है। बड़ौदा और भावनगर, यहाँ पे एक सोमनाथ का मंदिर है। सोमनाथ का जो मंदिर था वो उस टाइम पे, सोमनाथ का मंदिर जो था वो इस जूनागढ़ रियासत के अंदर आता था। जूनागढ़ के राजा की क्या खासियत थी कि जूनागढ़ के जो राजा थे वो कुत्ते पालने के बड़े शौकीन थे। उनको अफवाह मिल गई कि आप यदि भारत सरकार के अंदर मिल जाओगे तो आपके सारे कुत्ते मार दिए जाएंगे। ऐसा थोड़ा ना होता है, ठीक है। जानवरों को कौन मारता है? वो तो भारत की स्वतंत्रता की बात थी, भारत के एकीकरण की बात थी, ठीक है। तो जूनागढ़, जूनागढ़ थे, जूनागढ़ के राजा थे मोहम्मद महावत खान तिर्ते। राजा कौन थे? राजा थे मोहम्मद, राजा थे मोहम्मद
महावत खान तिरते। राजा कौन थे यहाँ के? मुस्लिम राजा थे मोहम्मद महावत खान तिरते। जनता कौन थी यहाँ की? जनता हिंदू थी यहाँ की, जनता हिंदू थी, हिंदू थी जनता यहाँ की, हिंदू थी। राजा यदि कुत्तों का शौक रखता है तो उस राजा की प्रजा किस हिसाब से रह सकती है? तो जनता का भी बहुत बड़ा योगदान है एकीकरण के अंदर। ठीक है, देखिए ये जो राजा थे ये मोहम्मद अली जिन्ना के नजदीक थे, और मोहम्मद अली जिन्ना से क्या कर लिया था इन्होंने? अग्रीमेंट कर लिया था। एक इनके दीवान हुआ करते थे शहनवाज भुट्टो। कौन थे? दीवान, दीवान थे शाहनवाज भुट्टो। कई बार पूछ लिया जाता है शाहनवाज भुट्टो। ये राजा का नाम भी पूछा जाता है, मोहम्मद महावत खान थे और यहाँ के दीवान थे शाहनवाज भुट्टो। इन शाहनवाज भुट्टो की और ये जो अपने राजा महावत खान थे, इनकी क्या थी? सबसे ज्यादा नजदीक किसके साथ थी? जिन्ना के साथ नजदीकियां इनकी ज्यादा थी। तो ये यहाँ से बैठ के, उस टाइम पे ये अपना विमान भी रखते थे, प्राइवेट विमान रखते थे उस टाइम पे, है ना। तो ये यहाँ से बैठ के पानी के रास्ते क्या करते थे? पाकिस्तान के जिन्ना से मिलते थे और वापस आ गए, वापस आ गए। क्योंकि आपको पता है कि 17 अगस्त 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, 17 अगस्त को 1947 को अपनी क्या जो ये जो बॉर्डर है भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, वो निर्धारित कर दिया गया था। अब पाकिस्तान से समझौता कर लिया, किसने कर लिया? इसने कर लिया, राजा महावत खान ने पाकिस्तान के साथ समझौता कर लिया। ये जो राजा महावत खान है ये पाकिस्तान से समझौता कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं कि हाँ हम टेंशन ना लो आप, हम या तो स्वतंत्र रहेंगे, नहीं कोशिश यही है कि हम आपके साथ मिलेंगे। समझौता हो गया मतलब हम पाकिस्तान के अंदर ही मिलेंगे। पटेल साहब का दिमाग घूम गया, गुजरात के रहने वाले थे, गृह मंत्री थे उस टाइम पे, गांधी जी भी यहीं के थे, गांधी जी भी यही थे, है ना। गांधी जी की छवि अलग अलग जगह अलग अलग टाइप की बनी हुई थी, इसलिए ये काम गांधी जी को नहीं दिया गया। किनको दिया गया? सरदार पटेल उस टाइम पे बहुत सोचे समझे आदमी थे। जो युगों के अंदर कोई महापुरुष जन्म लेते हैं तो इस टाइप से देश, अखंड देश बनता है। ठीक है, तो बात करते हैं पाकिस्तान के साथ इन्होंने क्या कर लिया था? समझौता कर लिया था। कुत्तों के बहुत बड़े शौकीन थे, कुत्तों के अलग से शादी करवाना, कब्रिस्तान करवाना। तो यहाँ पे क्या कर दिया था? जैसे ही समझौता हुआ, पटेल ने क्या कर दिया? वल्लभ भाई पटेल ने सेना भेज दी यहाँ पे। सेना उस टाइम पे पुलिस हुआ करती थी, पुलिस पुलिस भेजी गई। पुलिस कार्रवाई नहीं हुई यहाँ पे, पुलिस भेजी गई। यहाँ के राजा जो थे वो अपने प्राइवेट प्लेन के अंदर बैठ के कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान चले गए, जैसे ही वो पाकिस्तान चले गए, भारतीय सेना ने और डॉक्टर पटेल साहब ने इनने रोकने का कोई काम नहीं किया। इन्होंने कहा ठीक है जाने दो। जाने के बाद जनमत संग्रह के लिए बोला गया तो वहां की जनता राजी हो गई। जनमत संग्रह के लिए इन्होंने क्या कर दिया? सोमनाथ, सोमनाथ मंदिर है, देखिए सोमनाथ मंदिर के वहां भाषण दे दिया पटेल साहब ने कि भाई हम जैसे ही, यदि आप लोग हमारे अंदर जुड़ जाते हो, अखंड भारत बनाते हो, जो अखंड भारत का सपना था वो पूरा करते हो, आप हमारे अंदर जुड़ जाते हो। वहां की हिंदू बहुल जनता थी कि भाई आप हमारे अंदर जुड़ जाते हो तो इस मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया जाएगा। तो ये बात जैसे ही गांधी जी को पता चली, गांधी जी ने कहा कि भाई आप इस टाइप से किसी की धार्मिक भावनाएं, आप भेदभाव कर रहे हो, आप निष्पक्ष काम नहीं कर रहे, किसी की धार्मिक भावनाओं को जागृत करके आप तो लोभ दे के आए हो उनको कि हम मंदिर का जीर्णोद्वार करवाएंगे, सोमनाथ मंदिर का। तो उन्होंने कहा पटेल साहब ने कि देखिए मैं अतीत को याद करवाया है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, अतीत को याद करवाया है। दूसरी बात, इसके जीर्णोद्वार में मैं कोई सरकारी पैसा नहीं ले रहा। तो उस टाइम पे जैसे ही ये बात उनको पता चली तो गांधी जी के एक भतीजे हुआ करते थे जिनका नाम था सावल दास गांधी, सावल दास गांधी। ये सावल दास गांधी जैसे ही वो नाम सुना, इन्होंने तुरंत 50,000 रुपए मंदिर के लिए दे दिए थे, तुरंत 50,000 रुपए सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार के लिए दे दिए गए थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम तो अतीत की बात करवाते हैं, पैसा सरकारी पैसा कोई ले नहीं रहे। तो उस टाइम पे भारी बहुमत से क्या हुआ था, ये जनमत संग्रह, जनमत संग्रह जो था ये सफल हो गया था, सफल हुआ था। जूनागढ़ की जो जनता थी वो भारत के अंदर विलय कर लिया था। विलय करने के बाद ये फरवरी 1948 के अंदर भारत के अंदर मिला लिया गया था। कब मिलाया था भारत में? फरवरी 1948 के अंदर क्या कर लिया था, इसको भारतीय गणराज्य के अंदर मिला लिया गया था। ठीक है।